जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतीश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लाइट न्यूमेरिकल के तीसरे क्लास की। जी हां दोस्तों, इससे पीछे के वीडियो सेशन में हम लोगों ने लाइट चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो महत्वपूर्ण फॉर्मूला चाहिए था उसको डिस्कस करा था और आप सभी ने मेरे मित्र उस क्लास को अच्छे से देख भी लिए हैं। और अगर कोई मित्र उस क्लास को अभी तक नहीं देख पाए हैं तो न्यूमेरिकल का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे आप लाइट चैप्टर के क्लास 1 और क्लास 2 को देख सकते हैं जाकर के। बहरहाल आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे लाइट चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल क्वेश्चन की। मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 2 से 3 फॉर्मूला याद रखना होता है। पहला तो आपका F = R/2 और दूसरा जो मिरर फॉर्मूला है 1/F = 1/V + 1/U और तीसरा M = -V/U या फिर हम लोग HI/HO लेते हैं। लेकिन मेरे मित्र जो सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती है लाइट चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो होती है चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन। और मैंने इन सभी चीजों को पीछे के 2 क्लास में अच्छे से समाहित किया है। तो अगर आप उस वीडियो को अच्छे से देख लिए होंगे तो मेरे ख्याल से आज का जो ये आपका प्रॉब्लम वाला क्लास है इसमें आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। साथ ही आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज के इस सेशन के जो भी क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित पीडीएफ कहां मिलेगा, ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां से जाकर के पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। बहरहाल आइए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। मेरे मित्र आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे पूछा जा रहा है कि चित्र में प्रदर्शित किए गए अनुसार P, Q, R और S एक अवतल दर्पण की सतह पर स्थित 4 बिंदु हैं। यदि बिंदुओं P, Q, R और S से वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 और R4 हैं तो R1, R2, R3 और R4 के मध्य सही संबंध क्या है, ये चीजें आपको बतानी है। अब बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी ये फिगर जो है वो हमको शो नहीं हो रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे कि अगर हम इसी फिगर पे अंडरलाइन कर दें तो चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये आपका कोई अवतल दर्पण है और ये वाली जो बिंदु आप यहाँ पे देख रहे हैं ये आपका क्या है, तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका ये P बिंदु है, ये जो है Q बिंदु है और ये जो है R है। ध्यान देंगे यहाँ पे Q आपका बड़ा होगा, P और ये Q और ये आपका S बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, बिंदु को भी हम लोग यहाँ पे रेड कलर के डॉट से यहाँ पे इंडिकेट कर दे रहे हैं ताकि चीजें आपको आसानी से समझ में आए। क्वेश्चन में यही कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण पर जो आपका प्रदर्शित चित्र है उसके अनुसार P, Q, R, S 4 बिंदु हैं और फिर कहा जा रहा है कि P, Q, R, S से वक्रता केंद्र की दूरी क्रमशः R1, R2, R3 और R4 है। मेरे मित्र ध्यान देंगे कि वक्रता केंद्र अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी ये पूरा मुख्य अक्ष हो जाएगा और ये वाला पॉइंट फोकस होगा और ये वाला पॉइंट क्या होगा, आप कहेंगे वक्रता केंद्र होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि P से अगर हम लोग वक्रता केंद्र की दूरी की बात करते हैं, मतलब P बिंदु से वक्रता केंद्र की, तो ये कितना है, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये हमारा R1 है और Q से फिर आप कहेंगे सर R2 है और जो आपका R बिंदु है उससे तो आप कहेंगे सर क्वेश्चन में दिया हुआ है R3 और जो आपका S बिंदु है उससे क्या है, तो आप कहेंगे सर R4 है। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि R1, R2, R3, R4 में सही संबंध क्या है। मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने पीछे के सेशन में बताया है कि जो गोलीय दर्पण होता है वो किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है और गोलीय दर्पण जो है वो जब किसी खोखले गोले का एक हिस्सा होता है तो हम सभी कहते हैं सर उस खोखले गोले का अपना क्या होता है, तो सेंटर होता है। क्या होता है सर, सेंटर होता है। और मेरे मित्र आप सभी ने मैथ में पढ़ा होगा कि अगर ये हमारा वृत्त है और ये इसका सेंटर है तो इससे हम कहीं पे भी लंब खींचेंगे तो वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी वो तो त्रिज्या का काम करेगा। और आप सभी क्या कहते हैं कि गुरुजी प्रत्येक त्रिज्या का जो वैल्यू होता है वो बराबर होता है। तो मेरे मित्र आप सभी ये भी कह रहे हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, तो जाहिर सी बात है कि उस गोले का केंद्र ही गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। अब अगर आप इसके केंद्र से इसके परिधि पर एक लंब डालोगे, इसके केंद्र से परिधि पर लंब डालोगे तो वो क्या होगा, आप कहेंगे गुरुजी वो तो त्रिज्या हो जाएगी और सभी त्रिज्या क्या होगी, आप कहेंगे बराबर होगी। मतलब मेरे मित्र आपके जो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि PQRS जो है उससे वक्रता केंद्र की दूरी R1, R2, R3, R4 है, ये सिंपली क्या इंडिकेट कर रहा है, तो सर त्रिज्या को इंडिकेट कर रहा है। और आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट
हम कह सकते हैं R1 इक्वल टू R2 होगा और R2 इक्वल टू R3 और R3 इक्वल टू R4 होगा, यानी कि सभी त्रिज्याएं क्या होगी, आप कहेंगे गुरुजी बराबर होगी। तो आपसे जो सवाल करा जा रहा है कि सही संबंध क्या होगा, आप सभी कहेंगे सर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये चीजें आप सभी हमेशा अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए सर बहुत ही जरूरी है। मे भी अगर इस टाइप का प्रश्न पूछता है तो आप सभी के भ्रमित होने की चांस बहुत ज्यादा रहती है, और मेरे ख्याल से अब ये चीजें पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि आपका गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण पे जो भी रेखा खींची जाएगी वे सब के सब किसका काम करेंगे, सर त्रिज्या का काम करेंगे। किसका काम करेंगे सर, त्रिज्या का काम करेंगे। और मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे दर्पण के सेंस में ये किसका काम करेंगे, तो सर अविलंब का भी काम करेंगे, यानी कि नॉर्मल का भी काम करेंगे। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। आइए बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही सरल सा है। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन डैश होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपसे यहां पे आवर्धन पूछा जा रहा है। मेरे मित्र याद रखिएगा, कभी भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले यह कोशिश कीजिएगा कि जो चीजें पूछी जा रही है उसका फॉर्मूला क्या है। और सर जो चीजें पूछी जा रही है उसका फॉर्मूला कैसे मालूम पड़ेगा, तो सर जब उस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला आपके माइंड में सेट होगा। तो मेरे मित्र चैप्टर का तो पूरा फॉर्मूला मैंने आप सबों को बता दिया है। आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे आवर्धन की बात की जा रही है, दैट मीन्स हम लोग एम की बात कर रहे हैं। फॉर्मूला मैंने क्या बताया है सर, माइनस भी बटा यू होता है। क्या होता है, माइनस भी बटा यू। मेरे मित्र आपके क्वेश्चन में किसकी बात की जा रही है, अवतल दर्पण की बात की जा रही है। और मैंने अभी जस्ट आपको बोला कि ऑप्टिक्स या लाइट चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे जरूरी कंसेप्ट होता है वो चिन्ह परिपाटी यानी कि साइन कन्वेंशन का होता है। और आप सबों को अच्छे से मालूम है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या आप कहते हैं ऋणात्मक होता है। अवतल दर्पण में वस्तु को रखेंगे तो वस्तु दूरी आप कहेंगे ऋणात्मक होगा। मेरे मित्र अवतल दर्पण सिर्फ एक केस को छोड़ करके बाकी के सभी केस में वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। तो आप सभी कहेंगे सर जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखी हो और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बने तो उस समय हमारा सिर्फ प्रतिबिंब दूरी क्या होगा सर, पॉजिटिव होगा। लेकिन बाकी के केस में आप कहेंगे निगेटिव। क्यों, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम लोग प्रतिबिंब दूरी निगेटिव लिखते हैं। तो ये चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। क्या कहोगे कि सर यहां पे क्वेश्चन में अवतल दर्पण की फोकस दूरी दे दी गई है, कितनी दे दी गई है, तो सर जी 18 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे चेला जी इसको, आप कहेंगे माइनस 18 सेंटीमीटर लिखेंगे। ध्यान देंगे कि अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु को रखा गया है। तो मेरे मित्र जो हमारा वस्तु दूरी है वो कितना है, आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। मेरे मित्र ध्यान देंगे 12 सेंटीमीटर सिर्फ नहीं कहेंगे, माइनस 12 सेंटीमीटर। अब आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी चूंकि आवर्धन इक्वल टू फॉर्मूला जो है वो माइनस भी बटा यू होता है और हमारे पास डाटा के रूप में सिर्फ और सिर्फ यू है, तो क्या करेंगे, आप कहेंगे भी कैलकुलेट करेंगे। कैसे, तो आप सभी कहेंगे कि गुरुजी हम लोग भी जो है वो 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू से कैलकुलेट करेंगे। आप क्या कहिएगा कि अगर 1 बटा एफ के जगह आप 1 बटा माइनस 18 इक्वल्स टू 1 बटा भी तो आपको निकालना है प्लस क्या लिखें सर 1 बटा माइनस 12, तो आप सभी कहेंगे सर इसी तरीके से तो ये सॉल्व होगा। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। भाई मेरे आप कहोगे सर माइनस 1 बटा 18 इक्वल टू 1 बटा भी प्लस माइनस क्या हो जाएगा 1 बटा 12 हो जाएगा। माइनस 1 बटा 18 ये वाला इधर आएगा तो आप कहेंगे प्लस 1 बटा 12 इक्वल टू 1 बाई भी हो जाएगा। भाई मेरे 18 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, आप सभी कहेंगे सर एक के बार 3 से लगा दीजिए, 3 छाका 18 3 चौका 12। ठीक है, अब फिर सर 2 तिया 6 और 2 दूना 4, तो 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 तिया 36। ठीक है, और कोई कटेगा नहीं कटेगा। चलिए मेरे मित्र 36 आ गया यहाँ पे, आप कहेंगे 18 दूना 36 और फिर 12 तिया 36 इक्वल टू 1 बटा भी। ध्यान देंगे प्लस माइनस माइनस होगा, साइन किसका जाएगा, आप कहेंगे सर प्लस वाला बड़ा परिमाण है तो सर ये प्लस के साथ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1 बटा भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं चला जी, आप सभी कहेंगे 1 बटा 36 और भी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आप कहिएगा 36 लिख सकते हैं। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी भी का मान तो हमने निकाल लिया और यू का मान यहाँ हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि सर फॉर्मूला होता है m इक्वल टू माइनस भी बटा यू, m इक्वल टू माइनस भी बटा यू, तो इसीलिए हम m इक्वल टू क्या कहेंगे, तो सर माइनस भी का वैल्यू कितना लाए हैं आप 36। ध्यान देंगे
कि u, तो ये भी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ही जाएगा। कितना है? -12 सेंटीमीटर। सर -12, ये कटेगा, 12 तिया 36, यानी कि m इक्वल टू कितना हो गया सर जी? 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपका प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से क्या होगा सर? 3 गुना आवर्धित होगा। ध्यान देंगे, यहाँ पे हम सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे मेरे मित्र, इसीलिए कि आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। तो आप क्या कहेंगे कि सर जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो क्या होगा? तो 3 गुना आवर्धित होगा। अब सवाल यहां पे ये है कि हम +3 लिखें या -3 लिखें। मेरे मित्र, यहां पे आपने पूरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करा है और माइनस साइन कट गए हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो हमारा प्लस के साथ ही होगा और सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान में रखेंगे कि आवर्धन के साथ जो यहाँ पे -v/u लिखा हुआ है, तो ये माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ आपको ये बताता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है। अगर आवर्धन के मान में ऋणात्मक वैल्यू आ रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ ये बताता है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बन रहा है। और अगर यहाँ पे आवर्धन का साइन आपको क्या आ रहा है? धनात्मक आ रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी प्रतिबिंब जो है वो हमारा काल्पनिक बन रहा है। तो ये चीजें भी आप सभी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप सबों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए मुख्य फोकस x डैश पर स्थित होगा। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन। वक्रता त्रिज्या कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। मतलब r इक्वल टू क्या हो गया? आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर। अच्छा, फोकस क्या होगा? आप कहेंगे सर फोकस दूरी इक्वल टू r/2 हो जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा 12/2। कितना हो गया सर? 2 छाके 12। अब ध्यान दीजिएगा कि किसकी बात की जा रही है? अवतल दर्पण की बात की जा रही है। तो आप क्या कहेंगे कि सर अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या भी और साथ ही साथ फोकस दूरी दोनों क्या होती है? ऋणात्मक। तो मेरे मित्र यहाँ पे हमें -12 लिखना चाहिए। अब -12 को सॉल्व करते तो ये आप क्या कहते हैं? गुरुजी ये -6 हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चिन्ह परिपाटी आपको हमेशा अपने माइंड में रखना है। ध्यान में आप ये भी रखेंगे कि अगर आपके ऑप्शन में प्लस और माइनस साइन के साथ इंडिकेट नहीं किया हुआ रहता है, तो सर जो आपका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा वही चीज को आप टिक करेंगे। इस चीज पे भी आप गौर फरमाएंगे। साथ ही मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि ये तो सभी मित्रों को मालूम है कि F इक्वल टू r/2 होता है। साथ में आपको इसका उल्टा भी याद रखना है कि अगर गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। r इक्वल टू क्या होगा? आप कहेंगे 2f हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। इसकी प्रतिबिंब उसी ओर 18 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी डैश होगी। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही है? अवतल दर्पण की जा रही है। बात किसकी की जा रही है? अवतल दर्पण की जा रही है। और मेरे मित्र, आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अवतल दर्पण की जो वस्तु दूरी है वो -12 सेंटीमीटर यहां पे बताया जा रहा है, और साथ ही साथ प्रतिबिंब दूरी को कितना बताया जा रहा है? तो सर प्रतिबिंब उसी ओर, जिधर वस्तु रखा हुआ उसी ओर, तो सर प्रतिबिंब दूरी भी हमारा क्या होगा? -18 सेंटीमीटर ही होगा। अब आप कहेंगे आप कैसे समझ गए कि माइनस लगाएंगे कि प्लस? देखो चला, यहां पे कह रहा है कि इसका प्रतिबिंब उसी ओर बन रहा है। तो मान लो ये आपका अवतल दर्पण है, अब वस्तु को आप यहां पे रखोगे, जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब बनेगा, यहां बन जाए यहां बन जाए, तो सर आपतित प्रकाश की दिशा अगर ये है तो विपरीत दिशा में मापी गई दूरी आप कहेंगे सर ऋणात्मक होगा। इसलिए हमने क्या लिखा सर? प्रतिबिंब दूरी माइनस साइन के साथ लिखा। क्या पूछा जा रहा है कि फोकस दूरी क्या होगी? F इक्वल टू व्हाट? अब बहुत सारे मित्र यहाँ पे क्या कहेंगे कि गुरुजी फॉर्मूला लगाते हैं 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। बिल्कुल सही सोच रहे हैं मेरे मित्र, लेकिन इसके इतर आप लोग ये क्यों नहीं सोच रहे हैं कि सर आपने तो एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताया है कि F इक्वल टू क्या होता है? तो VU/v प्लस u होता है। ये चीज मैंने आपको बताया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल बताया है। तो हम लोग क्यों ना इसी फॉर्मूला को यहाँ पे ट्राई करें कि हमारा कैलकुलेशन भी कम होगा। यहाँ पे क्या कहोगे कि सर यहाँ पे प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी तो अपने साइन के साथ ही आएंगे। बिल्कुल, कितना है? -12 और -18। -12 गुना -18 क्या कहोगे सर? माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो मेरे मित्र, अगर हम इस माइनस को कैंसिल ही कर दें तो क्या आपको कोई दिक्कत होगा? आप कहेंगे बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। गुना करेंगे तो मैग्नीट्यूड में तो हम प्लस ही लिखेंगे। ध्यान देंगे कि v प्लस u है मेरे मित्र। तो यहां पे अगर हम लोग v प्लस u की बात करेंगे तो v आपका -18 और यहां पे जो आपका u है वो कितना है? तो सर -12। मेरे मित्र, आप क्या कहेंगे कि सर जी 12 गुना 18
12 गुना 18, ये प्लस माइनस, तो माइनस 18 प्लस माइनस 12। फिर से आप कहेंगे सर जी 12 गुना 18 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस, तो 18 और 12 को आप ऐड करेंगे तो कितना होगा? आप कहेंगे सर 30, माइनस तो लगेगा ही क्योंकि 12 मैग्नीट्यूड 18 है। ध्यान देंगे इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर ये कट सकता है 2 से, 2 छाके 12 हो जाएगा और 15 दूना 30 हो जाएगा। मेरे मित्र आप फिर से कहेंगे कि गुरुजी ये और कटेगा, कैसे कटेगा? तो यहां पे हम लोग 3 से इसको काट सकते हैं क्या? 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। मेरे मित्र आप सभी ध्यान देंगे, 18 दूना 36 बटा 5, ये माइनस साइन तो रहेगा ही यहाँ पे। अच्छा 36 और 5 को आप डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा? 5 7 35 और एक बचा तो 5 दूना 10, यानी कि सर ये 7.2 आ जाएगा, साथ में माइनस साइन रहेगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है। आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी में है, तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में वस्तु दूरी और साथ ही साथ प्रतिबिंब दूरी दे दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो आप इतना ना करके आप सिंपल भी इसको कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा, हमें समझाना था तो हमने चीजों को एक्सप्लेन करके बताया, लेकिन आपको सॉल्व करना है तो इतना मैथमेटिकल कैलकुलेशन तो आप सबों का फास्ट रहता है सर, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला से कम समय में, इस फॉर्मूला से आप क्या कर सकते हैं? आंसर निकाल सकते हैं। तो एक बार इसको भी आप सभी ट्राई करके देखेंगे। बहरहाल बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध उत्तल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m को सही ढंग से दर्शाता है? बहुत सारे मित्र इसमें मतलब कंफ्यूज होते चले गए। ध्यान देंगे कि अगर हम बात करें उत्तल दर्पण की और आवर्धन की, तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्धन मैग्निफिकेशन का तो मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब हमारा कितना बड़ा बन रहा है वस्तु से। अब आप सबों को मालूम है कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? सर वस्तु से छोटा होगा। ध्यान देंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? सर वस्तु से छोटा होगा। तो आवर्धन का मान क्या होगा? आप क्या कहेंगे कि गुरुजी आवर्धन का मान जो है वो हमेशा 1 से तो छोटा रहेगा मेरे मित्र, लेकिन 0 से क्या होगा? आप कहेंगे बड़ा रहेगा। तो हम लोग क्या इस चीज को ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि सर उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0 से बड़ा होगा, यानी कि पॉइंट साइज के रूप में होगा, तो 0 से बड़ा शून्य तो नहीं है ना, कह सकते हैं चला उसको। तो आप क्या कहेंगे? सर 0 से बड़ा होगा क्या? आवर्धन। लेकिन ये क्या होगा? आप कहेंगे सर ये जो आवर्धन है वो 1 से छोटा होगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है क्या कि समतल दर्पण के द्वारा जो आवर्धन होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि सर इसका मतलब तो ये हो गया कि यही हमारा सही आंसर है। बिल्कुल, और सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखेंगे कि उत्तल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो सर हमेशा छोटा बनता है, इसलिए इसकी आवर्धन हमेशा 1 से कम होगी लेकिन 0 से बड़ा होगी। अगला क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश बनेगा। अब बहुत सारे मित्र इसको कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे कि गुरुजी कौन फॉर्मूला लगेगा। चला ठहरो थोड़ा, यहां पे सोचो क्या रहा है। कह रहा है कि किसी वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 26 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके मुख्य अक्ष पर रखा गया है, इसका प्रतिबिंब डैश पर बनेगा। ऑप्शन पढ़ोगे तो 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, 24 सेंटीमीटर पर, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच, दर्पण के पीछे। आप कहेंगे सर यहां पे तो हम आसानी से फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा बन जाएगा, लेकिन मेरे मित्र हमारे समझ से यहां पे कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको दर्पण में प्रतिबिंब की सभी स्थिति मालूम है तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर ये हमारा कोई दर्पण है और वो दर्पण अवतल दर्पण है, यहां पे कहा जा रहा है कि वस्तु को एक 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण पे रखा जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा फोकस दूरी होगा वो कितना होगा? आप कहेंगे सर जी 12 सेंटीमीटर। कितना? 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आप सभी क्या कहेंगे कि सर जब इसकी फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है तो वक्रता केंद्र कितना दूरी पर होगा? आप कहेंगे अब ये बताए हैं आपने, क्या बताया है सर चला इस क्वेश्चन में कि F इक्वल टू R बाई 2, तो आप कहेंगे R इक्वल टू तो सर हम 2F लिख सकते हैं। तो मेरे मित्र यहां आ जाइए ना, यहां आ जाइए। F आपका 12 सेंटीमीटर है तो R कितना होगा?
आप कहेंगे 12 दूना 24, यानी कि 24 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका क्या होगा, वक्रता केंद्र होगा। क्या कहा जा रहा है कि दर्पण के सामने वस्तु को 26 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख अक्ष पे रखा जा रहा है। तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहिएगा कि गुरुजी 24 से अगर थोड़ा बढ़ेंगे तो मान लीजिए कि वस्तु यहां पे रखाएगा, 2 सेंटीमीटर हम एक अंदाजा में मान लेते हैं। आप कहेंगे वस्तु यहां रखा जाएगा। अब मेरे मित्र अवतल दर्पण के सामने अगर कोई वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखा है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, यानी कि 12 और 24 सेंटीमीटर के बीच बनेगा, और यही आपका ऑप्शन है सर। तो आप बताइए कि क्या इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, क्या आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो मेरे मित्र एग्जाम में थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड भी आपको रखना होगा। सभी क्वेश्चन में फॉर्मूला नहीं लगेंगे, कुछ क्वेश्चन आपका प्रतिबिंब की स्थिति से भी पता चल जाएगा, और वो किस कैटेगरी में आएंगे, तो सर न्यूमेरिकल के कैटेगरी में आएंगे। तो बस आपको अवतल दर्पण में अलग अलग बिंदुओं पर वस्तु को रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है ये चीज मालूम है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन दिख जाएंगे जिसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहरहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर आपने तो बता दिया कि वस्तु अगर वक्रता केंद्र और अनंत के बीच होगी अवतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा, मतलब 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच बनेगा। यहाँ पे पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि 26 सेंटीमीटर से परे स्थित किसी बिंदु पर, नहीं सर 24 सेंटीमीटर पर नहीं, 12 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर के बीच स्थित किसी बिंदु पर, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने सर, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही सरल सा सवाल। आपसे पूछा जा रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, लेकिन मेरा इस क्वेश्चन को यहां पे डालने का पर्पस ये था कि आप अवतल दर्पण के चिन्ह परिपाटी को तो समझ ही पाए हो, साथ में उत्तल दर्पण के भी चिन्ह परिपाटी को समझ पाओ। और आप सबों को मालूम है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या या फिर हम फोकस दूरी दोनों की बात कर लें, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहां पे कहा जा रहा है कि 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर r इक्वल टू 2f होता है, तो 2 दूना 4, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कोई लाग लपेटा ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे सर, क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है कि दर्पण सूत्र के अनुसार गोलीय दर्पण की फोकस दूरी किसके बराबर होती है। मेरे मित्र ये क्वेश्चन सॉरी आपका ये फॉर्मूला जो है ये मैंने आपको पीछे के सेशन में करवाया है, और अगर आपने पीछे का सेशन अच्छे से देखा है तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप सभी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। बहरहाल आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। आपसे पूछा जा रहा है कि किसी 2.5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, निर्मित प्रतिबिंब की ऊंचाई डैश होगी। इस क्वेश्चन को बनाने में आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान देंगे कि यहां पे वस्तु की ऊंचाई कितनी दी हुई है। सर वस्तु की ऊंचाई को हम लोग HO से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कितना है सर जी 2.5 सेंटीमीटर। कितना है 2.5 सेंटीमीटर। कहा जा रहा है कि वस्तु को 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण, तो भाई मेरे जो हमारा वस्तु दूरी होगा वो -16 सेंटीमीटर। अब कहा जा रहा है कि 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले ना, तो यहां पे f हमारा 16 सेंटीमीटर होगा, चला f इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। और फिर कहा जा रहा है कि अवतल दर्पण के मुख अक्ष पर 24 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, यानी कि वस्तु दूरी आपका -24 सेंटीमीटर हो जाएगा। और आपसे पूछा जा रहा है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई hi इक्वल टू व्हाट। मैंने क्या बोला, अब यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि ये प्रतिबिंब की ऊंचाई कैसे ज्ञात करेंगे, क्योंकि आवर्धन जो हम बात करते हैं वो तो आप लोगों ने पढ़ा है कि सर -v/u होता है। लेकिन मेरे मित्र ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग बात करते हैं सर आवर्धन की, तो ये आवर्धन hi/ho इक्वल टू -v/u के बराबर होता है, यानी कि आवर्धन प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात है। और ये प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की जो ऊंचाई होती है ये किसके बराबर होती है, तो सर प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के अनुपात के बराबर होती है। बस ये रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, बाद बाकी की चीजें तो आसान है। क्या कहोगे कि सर यहाँ पे f दिया है, u दिया है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, पहले v निकालना होगा। पहले v निकाल लेते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस सॉरी माइनस नहीं होगा, चला प्लस होगा 1/v प्लस 1/u। अब ध्यान दीजिएगा ये 1/-16 हो जाएगा, और ये 1/v आपको तो निकालना है, 1 प्लस 1/u कितना है 1/-24।
मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ये 1/-16, ध्यान दीजिएगा प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा ही, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं, प्लस माइनस माइनस इधर ले आएंगे तो आप कहेंगे सर प्लस, तो 1/24 इक्वल टू 1/v। अब 16 और 24 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चला 16 और 24 का एलसीएम 2 8 16, 12 दूना 24, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। चलिए आपका एलसीएम कितना आ गया है, तो आप कहेंगे सर 24 तो नहीं आएगा, चला अगर 24 आएगा तो 16 कटवे नहीं करेगा, 16 और 24 मेरे ख्याल से 2 8 16 होगा और 12 दूना 24, 2 चौका 8, 2 छाके 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, हमें भी सर यही लगा था, ठीक है 48 और 16 तिया 48 -3, 24 दूना 48, 1/v। क्या कहोगे कि गुरुजी ये हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो -1/48 इक्वल टू 1/v। ध्यान देंगे v इक्वल टू हमारा -48 सेंटीमीटर आ जाएगा, v इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा -48 सेंटीमीटर। भाई मेरे आप कहोगे कि सर हमको रिलेशन तो ये HI/HO इक्वल टू -v/u लेना है, बिल्कुल लेना है। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे आपका HI निकालना है, HO कितना दिया हुआ है गुरुजी 2.5 सेंटीमीटर, किसके बराबर होगा, तो सर जी -v/u के बराबर होगा, तो -48 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहां पे सर कि ये हमारा u कितना है, तो आप कहेंगे सर u भी हमारा -24 सेंटीमीटर है, तो चलिए ये और ये कैंसिल, 24 दूना 48, आप कहेंगे सर HI इक्वल टू हो जाएगा 2.5 दूना 5, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो अगर आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो सर ये फॉर्मूला भी आप अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए सर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन सर, क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा जा रहा है कि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पालन करते हुए सर मुख्य फोकस डैश पर स्थित होगा। भाई मेरे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है, वक्रता त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे सर फोकस दूरी आधा हो जाएगा, और चूंकि उत्तल दर्पण की बात की जा रही है यहाँ पे, तो जो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या होती है वो धनात्मक होती है, तो 15 का आधा 7.5, सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप ये माइनस वाला पे मत चल जाना, क्यों, क्योंकि सर चिन्ह परिपाटी के अनुसार उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होगी, आप कहेंगे सर उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होगी। तो मेरे ख्याल से आज के सभी प्रश्नों को आप आसानी से समझ पाए होंगे। मेरे मित्र इस चैप्टर से संबंधित कुछ और क्वेश्चन आप सबों को प्रैक्टिस करना चाहिए, और वो हम लोग करेंगे भी, लेकिन अगले सेशन में। आज के इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखेंगे, और मुझे उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पाए होंगे। और अब अगर दोबारा इस टाइप का प्रश्न आपके सामने रखा जाए तो आप उसका जवाब भी बड़े ही सरलता से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और हाँ अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।